दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर एस के पांडे और आज मैं हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। आप सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के मध्य पिछले कई दशकों से आज़ादी के बाद से ही विवाद रहा है। कई विषय रहे हैं जो दोनों देशों के बीच विवाद का कारण रहे हैं और बहुत कोशिशें भी हुई हैं कि इनको हल किया जाए। अनेक ऐसे विषय हैं जिनमें अभी तक सफलता नहीं मिली है, जबकि देखा जाए तो कई विषय हैं जो काफ़ी हद तक सुलझा लिए गए हैं। तो इसी श्रृंखला में दोनों देशों के संबंधों के बीच जो तनाव के कारण रहे हैं उनमें से एक रहा है नदी के जल के बंटवारे को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं, जो प्रश्न उठते रहे हैं, जो मुश्किलें आती रही हैं, उनका समाधान कैसे किया जाए। दोस्तों, अगर हम ध्यान दें भारतीय उपमहाद्वीप के भौगोलिक स्थिति पर, जो फिज़िकल मैप है, जो भौतिक मानचित्र है भारतीय उपमहाद्वीप का, तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति ने इस क्षेत्र का, इस भूभाग का निर्माण करने में अपनी सर्वोत्तम वास्तुकला का प्रदर्शन किया है। आप पूरे उपमहाद्वीप में देखें तो आपको साफ साफ नज़र आता है कि ये भौगोलिक रूप से एक सुदृढ़ इकाई है, एक मजबूत इकाई है। और सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है मैं यहाँ प्रयोग करूँगा वो है कि भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक रूप से एक काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर है। उच्च हिमालयी जो चोटियाँ हैं, वहाँ से जो ग्लेशियर्स हैं, उनसे यहाँ पर ऐसी नदियाँ निकलती हैं जिनको हम सदा नीरा नदियाँ कहते हैं, जिनमें हमेशा पानी मौजूद रहता है। और उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न भूभागों से बहती हुई ये नदियाँ समुद्र से जा मिलती हैं। और अगर हम मानचित्र का अवलोकन करें तो हम ये पाएंगे कि भले ही राजनीतिक विभाजन हुआ हो, भले ही सियासी सरहदें खींची गई हों यहाँ के मुल्कों के दरमियान, लेकिन हकीकत यही है जिसको हम झुटला नहीं सकते कि भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक रूप से एक इकाई है। लेकिन जो वास्तविकता है उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो वो यही है कि भारत पाकिस्तान का विभाजन तो हो गया राजनीतिक, लेकिन भौगोलिक रूप से देखा जाए तो ऐसे अनेक क्षेत्र थे जहाँ पर दोनों देशों का असर था, दोनों देशों का प्रभाव था जिन पर तो ख़ास तौर पर जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि नदी के जल के बंटवारे को लेकर अनेक सवाल उठते रहे हैं। और आखिर में दोनों देशों के जो प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने कई साल तक बातचीत की। और इन बातचीतों का जो नतीजा निकला वो ये था कि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में जो ये बातें हुई, जो वार्ताएं हुई, उससे सिंधु ताल समझौता हुआ। ये सितंबर 1960 में हुआ था और इतना महत्वपूर्ण था कि इसने काफ़ी हद तक जो जल विभाजन या जल के बंटवारे को लेकर जो दोनों देशों के बीच जो समस्या थी उसको हल किया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे और पाकिस्तान में उस समय जनरल अयूब खान पाकिस्तान की हुकूमत में थे। और इन दोनों ने कराची में, जो पाकिस्तान का शहर है, यहाँ पर इस सिंधु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और जो सिंधु समझौता है, इंडस वाटर ट्रीटी है, इसके अंतर्गत तय यही हुआ था कि दोनों देशों में जो नदियां बहती हैं, जो ख़ास तौर पर अगर देखें आप तो रावी, सतलुज, ब्यास, झेलम, सिंध और चिनाब, इनका बंटवारा कुछ इस तरह से किया गया है कि जो पश्चिमी नदियां हैं, जिनमें ये जो सिंध, झेलम और चिनाब, इनका कंट्रोल जो है एक तरह से पाकिस्तान के पास चला गया है इस समझौते के तहत। और इसका मतलब ये है कि इन तीनों नदियों अर्थात झेलम, सिंध और चिनाब, जो ये तीनों बड़ी नदियां हैं, पाकिस्तान के इन पर नियंत्रण का मतलब यही है कि इन तीनों नदियों का जो 80% जो जल है, इस पर पाकिस्तान को
अधिकार दिया गया है। जहाँ तक भारत का सवाल है इन 3 नदियों अर्थात झेलम, सिंध और चिनाब पर, तो भारत इनसे विद्युत उत्पादन कर सकता है। जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है इंडिया जनरेट कर सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार से भारत ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न कर सकता है जिससे इनका जो नैसर्गिक प्रवाह है, जो नेचुरल फ्लो है इन रिवर्स का, वो नेगेटिवली प्रभावित हो। पानी को रोकने की कोशिश या नदियों की जो डायरेक्शन है, नदियों की जो धारा है, उसको भारत नहीं प्रभावित कर सकता है, ऐसा इस संधि में, इस समझौते में कहा गया है। वहीं अगर दूसरी ओर बात की जाए तो जो पूर्व की नदियां हैं अर्थात ये ब्यास है, रावी है, सतलुज है, ये भी बड़ी नदियां हैं, इनका नियंत्रण ठीक इसी प्रकार से भारत को दिया गया है। भारत के कंट्रोल में ये तीनों नदियां हैं और भारत को पूरा अधिकार है, हक है कि इन नदियों पर प्रोजेक्ट बना सकता है, विकास की जो परियोजनाएं हैं उनका निर्माण कर सकता है, और पाकिस्तान को इन पर अधिकार नहीं दिया गया है। दोनों देशों के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने मिलकर इस संधि की, समझौते की दिशा तय की, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सिंधु नदी को लेकर, सिंधु और उसकी अन्य सहायक नदियों को लेकर जो समझौता हुआ दोनों देशों के दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान, उसने इस समस्या का पूरी तरह से हल कर ही दिया हो। कई ऐसे विषय हैं, उप विषय हैं, कई ऐसी मुश्किलें हैं जो इस समझौते के बावजूद भी दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव का कारण बनी रही हैं। ये साल 1978 है जब सलाल जो डैम बना था उसको लेकर दोनों देशों में तनाव बढ़ा था, और इसको फाइनली दोनों देशों के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने 1978 में सुलझा लिया था। और इसके बाद 2007 में विश्व बैंक ने फिर से मध्यस्थता की थी, और इस मध्यस्थता के तहत जो बगलिहार डैम का जो मुद्दा था दोनों देशों के बीच, उसको भी सुलझाया गया था। तीसरा विवाद उठा था किशन गंगा प्रोजेक्ट को लेकर, और इस प्रोजेक्ट को लेकर कई सारी आपत्तियां थीं पाकिस्तान की, और ये मसला दोनों देशों के बीच इतना बढ़ा कि ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय चला गया, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस पर 2013 में अपना निर्णय दिया था। और कुल मिला के देखा जाए तो सिंधु समझौते के तहत सिंधु आयोग का भी गठन किया गया है, और इसकी बैठकें होती रहती हैं, और कुल मिलाकर देखा जाए तो बातचीत के ज़रिए दोनों देशों ने बहुत ही समझदारी से अनेक नदी जल के बंटवारे की समस्या को एक काफ़ी हद तक, एक बड़ी सीमा तक इसका समाधान किया है। तो मित्रों, उम्मीद है आपको सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में हुई थी, इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।